नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देख रहे हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर इन दिनों बहस जारी है। लगातार यह कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में यह खास लाभ नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षक बने रहना ही बेहतर होगा। 90 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग को एक बड़ा लाभ, प्रमोशन आदि देने की उन्हें जरूरत होगी, क्योंकि हाईकोर्ट पटना का यह निर्देश दिया गया है। शिक्षक नेताओं का मानना है और कहना है कि हाईकोर्ट के फैसला में 59 और 60 में यह इंगित किया गया है कि 90 दिनों के अंदर शिक्षकों को हर तरह की सुविधा देना होगा। विशिष्ट शिक्षक के बारे में भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। यूं कहा जा सकता है कि इन दिनों सक्षमता परीक्षा और राज्यकर्मी बनने को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों पर यह दबाव बना रही है कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरें, जैसा कि आप जानते हैं सक्षमता परीक्षा 2 का फॉर्म इन दिनों भरा जा रहा है। तो दूसरी तरफ शिक्षक संगठन यह कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक बने रहने में ही शिक्षकों की भलाई है, यहाँ लाभ मिलेगा और वहाँ कई तरह के लाभों से वंचित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से सेवा निरंतरता के लाभ विशिष्ट शिक्षक में खत्म कर दिया जा रहा है, चौपट कर दिया जा रहा है, जो हमारी ये बड़ी चीज है। प्रमोशन का भी लाभ वहाँ 8 साल पर मिलेगा। हो सकता है कि उससे पहले फिर वह नियम बदल दे, नियमावली दूसरा ला दे और बहुत सारे शिक्षक 8 वर्ष पूरा होने से पहले रिटायर भी कर जाएंगे। तो खास यह शिक्षा विभाग जो है नियोजित शिक्षकों को इसमें फंसाने का काम कर रही है, यह मानना है शिक्षक संगठनों का। लगातार इस पर बहस जारी है, लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन क्या कुछ है यह गर्त में पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन यह एक बात विभाग की ओर से खुलकर जरूर आया है कि सक्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो तमाम रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि सक्षमता 1 का आ चुका है, 2, 3 का भी रिजल्ट आ जाएगा, परीक्षा लोग दे देंगे, रिजल्ट आ जाएगा तो एक साथ सभी शिक्षकों को हम राज्यकर्मी बनाने का काम करेंगे, यानी कि सभी शिक्षकों को एक साथ स्कूलों में पोस्टिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग का कहना है कि जिस दिन शिक्षक नए ज्वाइन करेंगे, यानी कि नए स्कूल में ज्वाइनिंग करेंगे, तो उसी दिन से वह राज्यकर्मी बनेंगे। तो सरकार की ये मंशा है कि 3 अटेम्प्ट तक परीक्षा लेने के बाद जब वो ज्वाइन करेंगे एक मुक्त रूप से, तब वे राज्यकर्मी बनेंगे। राज्यकर्मी में क्या कुछ लाभ मिल रहा है यह तो प्रदर्शित विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में कह दिया गया है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के लाभ क्या मिलेंगे यह गर्त में है। क्या कुछ मिलना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट पटना पहले ही कहा है, कई साल पहले ही आदेश दे चुकी है कि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन शिक्षा विभाग करे, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। हालांकि इसको लेकर अवमानना भी दर्ज किया गया है, जो कि अब फैसला आने में देर नहीं होगी। फैसला आने के बाद शीघ्र ही, और अब शिक्षा विभाग की अब मजबूरी भी होगी कि जो हाईकोर्ट पटना के द्वारा आदेश दिया गया उस आदेश का पालन करें, और नहीं तो कार्रवाई तय है। इधर बीपीएससी के द्वारा जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को लेकर जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें भी अब सस्पेंस बना हुआ है कि परीक्षा होगी कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी इसकी वैकेंसी निकाली थी, बहुत सारे शिक्षकों ने भी भरा भी था, लेकिन एडमिट कार्ड जारी होने के बाद और परीक्षा देने के एक दिन पहले उसे कैंसिल कर दिया गया है। और अब भी यह कहा जा रहा है कि जब तक नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक और स्नातक में प्रमोशन नहीं होता है, तो इस तरह के प्रधान शिक्षक का बहाली करने का कोई औचित्य नहीं होगा और न्यायालय को धोखा देने की बातें भी होगी। इन तमाम बिंदुओं को सक्षमता परीक्षा में देने पर क्या लाभ है, नियोजित शिक्षक बने रहने में क्या लाभ है, बहुत ही सरल तरीके से बिहार के शिक्षक संगठन के नेता, कहा जा सकता है कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने एक वीडियो जारी करके तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, जो नहीं पास किए, तमाम लोगों को हर बिंदुवार ढंग से समझाने का प्रयास किया है। यह देखिए उनका वीडियो और समझिए। आप बार बार यह प्रश्न कर रहे हैं कि आप एक शब्द में बताइए कि हमें नियोजित शिक्षक बने रहना में फायदा है या विशिष्ट शिक्षक, कैसे कोई एक सब का दे। आप भी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आप भी बुद्धिजीवी हैं, तो बिंदुवार ही लोग कह सकते हैं। आपको सीधे तौर पर कोई माना नहीं कर सकता है कि आप सक्षमता का फॉर्म में नहीं बने या फिर आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बने। आप सक्षमता 1 की परीक्षा पास कर गए हैं तो वेरिफिकेशन नहीं कराएं, उसमें नहीं जाए, या कोई डिटेल में क्लियर कट में नहीं कर सकता है। आपको बिंदुवार समझा सकता है, जो कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बजवासी ने भी यह काम किया है। लेकिन कई हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं
फार्म भरे या न भरे यह बताइए, एक शब्द में बताइए, एक वाक्य में बताइए। तो यह कहीं भी यह नहीं कहेंगे। अगर कहते हैं और आपके साथ धोखा हो जाता है तो कहिएगा कि हम उनके कारण हम फॉर्म में नहीं भरे थे या विशिष्ट शिक्षक बनने में हम अपनी पहली कदम नहीं बढ़ाए हैं। तो आपको भी सोचने समझने की शक्ति है। हम लोग या शिक्षक संगठन या सरकार भी जो नियम है वो नियम को ला सकता है, आपको इस पर दबाव नहीं दे सकता है। अब तो कोर्ट भी यह कह दिया है कि जो शिक्षक परीक्षा देना चाहते हैं देंगे, नहीं देना चाहते तो न देंगे। तो सरकार भी आप पर दबाव न दे रही। तो सोचिए समझिए और आगे काम को बढ़ाइए। देखिए पहले वीडियो बंशीधर ब्रजवासी जी का कि हर बिंदुवार किस तरह से विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक इस प्रकार से कहा जाता है बच्चों में, चाहे हम लोग भी शिक्षक भी बताते हैं कि अंतर स्पष्ट करें। तो उसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक में क्या कुछ अंतर पड़ रहा है उस चीज को समझाने का काम बंशीधर ब्रजवासी ने किया है। देखिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि अब आप क्या सोचते हैं। हम साफ साफ बिना लाग लपेट के हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमने पिछले भी दिन कहा था कि इस पर हम लोग पूरा डिटेल बताएंगे। देखिए, नियोजित शिक्षक बने रहना और विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करना, ये दोनों की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका, अलग अलग तरह का दोनों का टेस्ट है। अब आपको किसका टेस्ट पसंद है तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जरूरतें हैं और अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों के हिसाब से वे तय करेंगे। हम साफ साफ बिना लाग लपेट के हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। सबसे पहली बात है जिस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अब उसमें है कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर जो भी लोग गए हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इन्हें नए कार्य स्थल पर योगदान करना पड़ेगा। इनका स्थानांतरण होना तय। अब इसमें जिनकी पोस्टिंग दूसरे जिलों में हुई है तो मैं समझता हूं उनके लिए यह सफर आसान नहीं रहेगा। हाँ, जिन साथियों की पोस्टिंग अपने घर के पास हो गई हो, जो पहले सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर थे और अब वो नजदीक में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए लाभदायक ही हम कहेंगे कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करना उनके लिए फायदेमंद रहेगा स्थानांतरण के लिहाज से। अगर कोई नियोजित शिक्षक है, अब यह भी बात आ रही है कि नियोजित शिक्षकों का भी स्थानांतरण किया जाएगा, लेकिन हम लोगों का स्थानांतरण अगर होगा तो हमारा स्थानांतरण हमारे नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन ही होगा, इसलिए हमें बहुत दूर दराज तो नहीं भेज पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को दूसरे जिले में जाने की नौबत होगी तो स्थानांतरण के लिहाज से उनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। उनको अभी जो वर्तमान में जो शिक्षकों के शोषण का जो दौर चल रहा है, इसमें वो परेशान हो जाएंगे। अब एक पैर वहाँ रहेगा, एक पैर अपने गांव और घर पर रहेगा, परिवार, बाल बच्चे, रिश्तेदार, समाज, सबसे कट जाना पड़ेगा। तो स्थानांतरण के लिहाज से यह शिक्षक तय करें कि वे अपने घर के समीप अगर जा रहे हैं तो उनके लिए फायदेमंद है। अगर दूर दराज जाने की स्थिति है तो मैं समझता हूँ कि ये नुकसानदेह है विशिष्ट शिक्षक। अब अगर हम बात करें कि प्रोन्नति की बात करें तो एक बात साफ क्लियर कट जान लीजिए, हम बता देते हैं आपको, नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलना है। और अभी पहले भी हम हाईकोर्ट से केस जीते हुए हैं, अभी अवमाननावाद चल रहा है, हमने मेंशन करवाया है और कोशिश हमारी है कि आपको जल्द प्रमोशन का लाभ मिले। तो नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और यह तय है कि नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक बनेंगे, लेकिन विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि अभी प्रधानाध्यापक के लिए फिर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इस पर चर्चा हम आपको करेंगे अगले वीडियो में। प्रधानाध्यापक का क्या होगा, ये परीक्षा के संबंध में हम इस पर चर्चा करेंगे, इसका अलग से एक वीडियो डालेंगे। लेकिन अभी जो बहाली होगी नहीं होगी हम क्लियर करेंगे बाद में। लेकिन अभी तत्काल जानिए कि प्रधानाध्यापक के पद पर हमारे प्रमोशन का जो एवेन्यू है, जिसको हाईकोर्ट ने फिर मोहर लगाया है, तो हमारा प्रमोशन होगा। अब यह भी सुनने में अटपटा लगेगा लोगों को कि भाई ये कैसी व्यवस्था है कि नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय का जो शिक्षक है, जो राज्यकर्मी जिसको नहीं कर रहे हैं, वह हेडमास्टर होगा, और जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा, वो जो राज्यकर्मी होगा वो असिस्टेंट होगा।
अभी तक तो हाईकोर्ट का फैसला यही हो रहा है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक के नियमावली में प्रधानाध्यापक उसमें लिखा हुआ नहीं है, आप नहीं बन सकते, प्रमोशन का एवेन्यू ही नहीं है हेडमास्टर के पोस्ट पर। तो विशिष्ट शिक्षक आप चाहे भले ही बन जाइए राज्यकर्मी, रहना होगा आपको नियोजित शिक्षक हेडमास्टर के ही अधीन। तो ये एक चीज प्रोन्नति के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि नियोजित शिक्षक के लिए प्रमोशन का जो दरवाजा खुला हुआ है वह बेहतर है। अब आइए बात कि और क्या लाभ मिल सकता है। तो एक चीज आपको बता दें कि कार्रवाई के हिसाब से, कि जो हुकूमत चलाने वाले अधिकारी हैं इसके हिसाब से, शिक्षा विभाग के अधीन आप चले गए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, तो जिस समय चाहेगा मोगेम्बो, जिस समय में ये चाहेगा किम जोंग, उस समय आप पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जब तक आप नियोजित शिक्षक के रूप में है तब तक किसी का किम जोंग या किकरो ये मोगेम्बो गिरी नहीं चलेगा। वो नियोजन निकाय जो चाहेगी वही होगा, इसलिए नियोजन निकाय को बहुत ज्यादा ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, इनके हाथ में नहीं है। उसको चिट्ठी जरूर लिखेंगे कार्रवाई कर दो, लेकिन वो नियोजन निकाय को डायरेक्ट ये कार्रवाई नहीं कर सकते। अब आइए कि और बेनिफिट में और क्या क्या हो सकता है। वेतन में क्या होगा, वेतन का क्या होगा। तो वेतन के मामले में विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान देने के हिसाब से जो 2022 में छठे चरण में बहाल होकर के आए हैं उनको लाभ मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उन लोगों की जो अभी सैलरी है, उनका जो अभी बेसिक पे बन रहा है वह 22,000 के आसपास बन रहा है, और इनको जब मिलेगा तो 25,000 से अधिक चले जाएंगे। तो इन लोगों को 3,000 साढ़े 3,000 रुपया इनके बेसिक में वृद्धि हो जाएगी, तो इनको 5,000 6,000 रुपया इनको ग्रॉस सैलरी में इजाफा हो जाएगा। तो जो 2022 में लोग आए हैं छठे चरण में, उनको अगर विशिष्ट शिक्षक का मौका मिला है तो आपको अगर चाहिए तो 5-7 हजार आपका वेतन बढ़ेगा, इसलिए इनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन पूर्व से जो लोग कार्यरत हैं, अब हम ही लोग हैं, तो अब हम लोगों को 30,000 से अधिक हम लोगों की बेसिक सैलरी है, तो 30,500 ही देंगे तो 300 रुपया तो हमारा बढ़ेगा, 320 रुपया बढ़ेगा। तो ये 200-300 रुपया हमारी सैलरी बढ़ने वाली है, तो हमको क्या मिलेगा। तो 300 बढ़ाइएगा और दूसरे जिला में भेज दीजिएगा तो 6,000 रुपया किराया में देना पड़ जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। अब रही बात और पैसे की, तो हम स्पष्ट कर दें कि जो भी हमारे साथी पहले से जो वेतन जितना आप पा रहे हैं, अगर विशिष्ट शिक्षक के पद पर आप योगदान करेंगे तो कैश इन हैंड आपका घट जाएगा। आप कहिएगा जो कैश इन हैंड कैसे घट जाएगा। तो जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो आपके वेतन से कटौती होगी 14%, और 14% की जो आपका जो 14% सरकार उसमें जो है कंट्रीब्यूट करेगी एनपीएस में, आप एनपीएस के दायरे में आएंगे, और आपका जो है 10% आपको आपकी कटौती होगी। तो पहले से अभी हम लोग ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन देते हैं तो हमारा 800 कट रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा 10% कटने लगेगा तो हमारी जो सैलरी है अभी 45,000 अगर हमारा वेतन अगर बन रहा है तो 4,500 हमारा कटेगा। तो निश्चित रूप से अभी हमारा 1,800 कट रहा था, 4,500 कटना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, वेतन हमारा घट जाएगा। जो हमको कैश मिलता है कैश इन हैंड वो हमारा घट जाएगा। तो ये चीज होगा। अब रही बात और लाभ क्या हो सकता है, तो जो लोग भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको लगता है कि हमको बहुत कुछ ज्यादा हासिल होने वाला है, तो क्या हासिल होगा, तो ग्रेचुटी का लाभ मिल जाएगा। नियोजित शिक्षक को ग्रेचुटी का लाभ नहीं है। तो नियोजित शिक्षक साथियों आप निश्चिंत रहिए, ग्रेचुटी दिलाना हमारी जवाबदेही है। ग्रेचुटी हम आपको दिलाएंगे, ये किसी के कहने से कुछ नहीं चलेगा। ग्रेचुटी के लिए हमने प्रयास कर दिया है, ईश्वर चाहेंगे तो बहुत जल्द आपको सफलता मिल जाएगी। हम अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो आपको ग्रेचुटी का लाभ उनको मिलता है तो आपको भी मिलेगा, हम दिलाएंगे। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। समूह जीवन बीमा का, उसमें उन लोगों का 50 रुपया मंथली कटता है और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। तो जैसे ही ग्रेचुटी आपको मिलेगी तो ग्रेचुटी का ही सेक्शन 4C GLI के लिए बाउंड करता है, तो वो भी मिलेगा आपको। प्राण नंबर खुलता है एनपीएस के लिए, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनका प्राण नंबर जनरेट होगा। नियोजित शिक्षकों को प्राण नंबर जनरेट नहीं होता है, क्योंकि हमारा यूएएन नंबर जनरेट होता है। तो यही है। और नए संवर्ग में जाने के कारण एक नुकसान हो सकता है कि आप जूनियर हो जाएंगे। देखिए इसमें कानूनी बातें बहुत सारी आएंगी, क्योंकि जब ये यूनिफाइड कैडर बन रहा है, जिला संवर्ग बन रहा है, एकल जिला संवर्ग बन रहा है,
यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट कैडर जब बन रहा है तो इस कैडर में जिस दिन से आप आएंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी सेवा उसी दिन से, तकनीकी रूप से उसी दिन से काउंट होनी चाहिए। इसलिए आप वहाँ पर जूनियर होंगे, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से नियोजित शिक्षक ही सीनियर होंगे। तो ये स्थिति बन रही है। मैं समझता हूँ कुल मिला जुला करके बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने जा रहा है। जो नए लोग हैं उनको लाभ हो सकता है, और जिनका स्थानांतरण अपने घर के आसपास में हो रहा है उनको लाभ हो सकता है। पूर्व से जो नियोजित शिक्षक अपने घरों के आसपास हैं उनको अपने सुख चैन को त्याग देना पड़ेगा। अगर योगदान करते हैं तो आपके सुख चैन की कीमत पर आपको थोड़ा बहुत 200-400 रुपया का लाभ मिल जाए, बस यही हो सकता है। जितना लाभ होगा उससे ज़्यादा आपको आने जाने में खर्चा होगा, उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। तो यही आपको है, लाभ और हानि हम आपको बता दिए।